गाड़ी में गाना चल रहा था। राहिल इस धुन में कहीं खोया अपनी ही मस्ती में गाड़ी चला रहा था। ख्वाबों की दुनिया से अचानक बाहर निकला और खुद से बड़बड़ाया, जनाब आखिर कब तक तुम्हारी घड़ी की सुई यहीं पर अटकी रहेगी? इसे आगे बढ़ने दे। क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए जा रहा है? खाली रास्तों पर भटकना छोड़ दे, किसी मंजिल की तलाश कर। मंजिल से उसे कुछ देर पहले घर में घटित हुआ वाकया याद आ गया। आज समीना बेगम राहिल पर बिन बादल बरसात की तरह बरसी थी। बरसती भी क्यों ना, आखिर कब तक इंतजार करती? नालायक 30 साल का होने को आया, कब शादी करेगा? लगता है मैं तेरे बच्चों का मुंह देखे बिना दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। इससे अच्छा है अभी खुदा को प्यारी हो जाऊं। समीना बेगम राहिल पर चिल्ला रही थी। प्यारी अम्मी, क्यों इतनी जल्दी खुदा के घर जाने की सोच रही हो? उन्हें भी शांति से जी लेने दो कुछ साल। वैसे भी दुनिया उन्हें मांग मांग कर परेशान करती है, तुम भी थोड़े दिन उन्हें बख्श दो। राहिल ने मस्खरी करते हुए कहा। समीना बेगम ने सोफे से कुशन उठाया और राहिल को दे मारा। देख बेटा, मेरी सहेली की बेटी है नरगिस, देखी भाली है, खूबसूरत भी है, तेरे साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। तू हाँ कहे तो रजिया से बात करूं? अम्मी अभी नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मुझे और तरक्की करनी है। तुम्हें सारी दुनिया घुमानी है, मुझे नहीं घूमनी दुनिया। मुझे तेरा बसा हुआ घर देखना है। सब रिश्तेदारों के बच्चों की शादियां हो गईं, उनके भी बच्चे हो गए, मेरे नसीब में ये सुख क्यों नहीं? कहते कहते समीना बेगम की आंखें छलछला उठीं। राहिल कुरैशी 30 साल का खूबसूरत नौजवान, देखने वाला बस देखता ही रह जाए। अभी तक कुंवारा है, हम उम्र दोस्त, 2 बच्चों के बाप बन चुके। जाने क्या और किसे छुपा कर रखा है सीने में, किसकी तलाश है उसे? एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है तो घर में सुविधाओं का अंबार लगा है। कमी है तो सिर्फ उस शख्स की जो जिंदगी के कैनवास को रंगों से भर दे। घर में सिर्फ 3 लोग, साहिल, उसकी मम्मी सबीना बेगम और काम करने वाली रज्जो रहते हैं। पिछले कल ही मोमानी के भाई का निकाह हुआ था तो सबीना बेगम का दिल मचल गया था राहिल की दुल्हन देखने को। बस आज वही गुबार बाहर निकल रहा था। आज राहिल ने अपनी अम्मी की डबडबाती आंखों को देखकर खुद से वादा कर लिया था कि वो नरगिस से मिलने के लिए तैयार हो जाएगा, जिंदगी को रंग से सराबोर कर ही देगा। अपनी खातिर ना सही, अपनी अम्मी की खातिर ही सही। बस इन्हीं ख्यालों में गुम गाड़ी चला रहा था। चौराहे पर काफी भीड़ थी। राहिल ने भी गाड़ी को ब्रेक लगा दी। शीशा थोड़ा नीचे कर एक लड़के से पूछा, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? वो जनाब एक पागल सी लड़की है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो छिछोरे लड़के उसे परेशान कर रहे थे, उन्हें ही पीट रही थी वो। आपको तो पता है लोग तमाशा देखने में कितने माहिर हैं भारत के। मुफ्त का मनोरंजन जो हो रहा है, इतना बता वो लड़का वहाँ से खिसक गया। राहिल के मन में एक विचार आया, जाकर देख ले माजरा क्या है। फिर ये ख्याल दिल से निकाल दिया। मेरा ध्यान फालतू के कामों और बवालों पर ना होकर अम्मी की बात पर होना चाहिए। काफी जोर दे रही थी नरगिस पर, अब नरगिस से मिलना ही पड़ेगा, अम्मी की खातिर ही सही। गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी, उसे बोरियत महसूस हो रही थी। फोन निकाला और समीना बेगम को घुमा दिया। हाँ अम्मी, सुनो, क्या बात है? उधर से समीना बेगम का उखड़ा स्वर सुनाई दिया। अरे मेरी जान, अभी तक गुस्सा हो? और तो क्या करूं, तू ही बता दे, जहर दे दे मुझे, यही कसर बाकी है। अगर मेरी बात नहीं सुननी तो। समीना बेगम झुंझला गईं। सुनो तो अम्मी, तुम अपनी नरगिस से मेरी मुलाकात तय कर दो। देखे कितना दम है तुम्हारी नरगिसी फूल में। पसंद आई तो तुम्हारी खातिर ही सही निकाह कर लेंगे। तू सच कह रहा है मेरे बच्चे? मेरे अल्लाह, आज तूने मेरी सुन ली। समीना बेगम ने फोन काट अपनी सहेली रजिया को घुमा दिया और मुबारकों का सिलसिला शुरू कर दिया। उधर चौराहे पर भीड़ छटनी शुरू हो गई थी। राहिल ने एक नज़र घटती भीड़ पर डाली। उसे मैले कुचैले कपड़ों में, बिखरे बालों में, बेहद ही गंदा हुआ चेहरा धुंधला सा दिखाई दिया। वो हाथ के इशारे कर और पत्थर उठा लड़कों को भगा रही थी। साहिल को उस लड़की की बेचारगी पर तरस आ गया। जाने किन हालातों ने इसकी ये दुर्दशा की होगी, ये सोचकर वो आगे बढ़ गया। अगले चौराहे पर पहुंचा ही था कि दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। गाड़ी को यू टर्न लिया और वापस पिछले चौराहे की ओर बढ़ गया। नजरें उस बाबरी पागल लड़की का
पीछा कर रही थीं, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसने फुटपाथ पर चलते एक लड़के से मुखातिब होकर पूछा, सुनो, कुछ देर पहले यहाँ एक पागल लड़की झगड़ा कर रही थी, अब वो कहाँ है? लड़के ने गौर से राहिल को देखा और मन में सोचा, लगता तो अच्छे घर का है और हीरो के माफिक है, फिर उस पागल के बारे में क्यों पूछ रहा है? राहिल ने दोबारा वही सवाल दोहराया। लड़के ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, काहे ढूंढ रहे हो साहब? उस पागल को यहीं आगे की गली से मुड़ जाना, वहीं कहीं भटक रही होगी वो। शुक्रिया कहकर राहिल ने गाड़ी बढ़ा दी। जाने वो कौन थी जिसके लिए वो बेचैन हुआ जा रहा था। जैसे ही अगली गली में मुड़ा, सामने फिर उसे कुछ लड़के दिखाई दिए जो उस पागल पर फप्तियां कस रहे थे। राहिल ने गाड़ी किनारे खड़ी की और उस ओर लपका जहां वो पागल लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ राहिल की तरफ थी। सबसे पहले उन लड़कों को भगाया, तब तक वो लड़की हाथों से अजीब अजीब इशारे कर आगे बढ़ गई। राहिल ने उसके पीछे दौड़ लगा दी और लगभग चीखते हुए उसे पुकारा, सुगंधा। आवाज सुन वो ठिठक गई और हैरानी से पीछे मुड़ी। सुगंधा। जाने क्या जादू था इस शब्द में कि सुगंधा पुकारते ही वो लड़की एकदम से मुड़ गई। राहिल को एहसास हो गया था कि सुगंधा सुनते ही वो मुड़ेगी, इसलिए वो वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही वो बावरी मुड़ी, बड़ी हैरानी से राहिल को देखने लगी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अभी उन दोनों में तकरीबन 15 कदमों का फासला था। वो हैरानगी से अपने उलझे मैले बालों में उंगलियां चला रही थी और आड़े तिरछे मुंह बना रही थी। राहिल उसे देखता रह गया और दिल से एक आह निकली, हाँ, ये सुगंधा ही तो है, मैं इसे पहचानने में भूल नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो अभी भी अजीब अजीब हरकतें कर उसे देख रही थी। क्या भयानक दुर्दशा हो गई थी उसकी। स्कर्ट और शर्ट कई जगह से फटी हुई थी, शायद कई महीनों से वही पहने हुई थी। शरीर पर नजर डालें तो हर हिस्से पर मैल और गंदगी की गहरी परत जमी हुई थी। पाँव में टूटी हुई 2 रंग की चप्पल जिसे रंग बिरंगे धागों से जोड़ा गया था। वो चेहरा, वो शरीर, हड्डियों का काला पड़ा ढांचा लग रहा था। लगता है कई महीनों से नहाई भी नहीं थी। कैसे अपना ध्यान रखती, पागल जो हो रखी थी। और पागल तो बस दर दर भटकते हैं किसी की तलाश में। जाने वो किसे तलाश कर रही थी। शायद वो अनजान जो उसे पहचान दे सके, या फिर वो अपना जो उसे अपना सके। राहिल का दिल डूब सा गया। उसने आगे बढ़कर हिम्मत कर जैसे ही सुगंधा का हाथ पकड़ा, उसने राहिल की कलाई पर दांत गड़ा दिए। राहिल की पकड़ उस पर ढीली हुई और वो कलाई छुड़ाकर छिटक कर दूर खड़ी हो गई। दांत उसने पूरा जोर लगाकर गाड़े थे। दर्द के मारे राहिल का बुरा हाल था। पगली को जाने क्या सुकून मिला था। यूं दांत गड़ाकर वो बेसाख्ता हंसते जा रही थी। तभी कुछ लड़के भुनभुनाते हुए राहिल की तरफ आए। राहिल का ध्यान उन पर नहीं था, वो तो अपना बाजू झटक रहा था। एक लड़के ने राहिल को कंधे से पकड़कर धक्का दिया और राहिल साथ लगती दीवार के साथ टकरा गया। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये सब देख वो पागल घबरा गई और घबराहट में अपने बालों को उंगलियों से उलझाने लगी। एक लड़का अकड़ते हुए बोला, क्यों बे, ज्यादा हीरो बन रहा है, कोई और नहीं मिला छेड़ने को, इस पगली को परेशान कर रहा है। राहिल संभलते हुए बोला, जनाब, आप किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं, मैं इन्हें छेड़ नहीं रहा था, इनके साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। तो भाइयों, इसका तो इस पागल के साथ रिश्ता निकल आया। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे, या मजे लेना चाहता है इसके? दूसरे लड़के ने कहा। एक थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जो लगा, वो सीधा सड़क पर जा गिरा। सुगंधा एकदम खुश हो गई और छोटे बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी। उधर राहिल उन लड़कों की पिटाई कर रहा था। इधर बावरी सुगंधा सिर खुजलाते हुए खुशी के मारे उछल रही थी। कभी खुशी में अपनी स्कर्ट घुमाती तो कभी तालियां बजाती। राहिल लड़कों पर चिल्लाया, क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है, छिछोरा और आवारा? तुरंत ही वहां भीड़ जमा हो गई। राहिल गुस्से में, हो गए तमाशाबीन इकट्ठे, मुफ्त का मनोरंजन हो रहा है यहाँ, घर में कोई काम नहीं है आप लोगों को? इससे बढ़िया मनोरंजन तो आप लोगों के घर में रोज होता होगा। घटिया मानसिकता वाले लोग, निकल जाइए यहाँ से। भीड़ बड़बड़ाते हुए छटने लगी।
जब राहिल ने नजर डाली, सुगंधा फिर गायब हो गई थी। वो परेशान हो गया और इधर उधर दौड़ते हुए एक सोच उसके दिमाग में घूम रही थी। मैं क्या हूँ? मैं भी तो इन लोगों की तरह एक तमाशा देखने वाला ही हूँ। क्या मैंने कभी ऐसे इंसान की मदद करने की कोशिश करी है? नहीं ना, मैं भी तो बस देखकर गुजर जाता हूँ। सही मायने में देखा जाए तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। आज तो मैं वापस इसीलिए मुड़ा क्योंकि ये सुगंधा थी। कोई और होती तो क्या मैं आता? शायद नहीं। इसी सोच से लड़ता वो अगली गली में मुड़ गया। देखता क्या है, शायद इससे बुरा कुछ नहीं था देखने को। लोगों ने घर के आगे कुत्तों को रोटी के टुकड़े फेंके हुए थे। सुगंधा उन सूखे टुकड़ों को उठा उठा कर खा रही थी। उफ, क्या दिल दुखाने वाला दृश्य था। एक बारगी तो राहिल ने नजरें फेर लीं, फिर भागकर सुगंधा के पास गया। रोटी का गंदा टुकड़ा उसके हाथ से छीनकर किनारे पर रख दिया। वो छटपटाई, तिलमिला उठी। जाने कब की भूखी थी। कोई खाना देता भी था या नहीं, या यूं ही टुकड़े उठा उठा कर पेट भरती रही होगी। वो जार जार होकर रो पड़ा। वो दोबारा रोटी का टुकड़ा उठाने के लिए झुकी ही थी। टपक कर उसके मैले हाथों पर राहिल के आंसू की बूंद टपक पड़ी। उसने नजरें उठाईं। राहिल को रोता देख अपने दांत दिखा दिए, फिर खड़े होकर उन्हीं गंदे हाथों से उसके आंसू पोंछ डाले। उसे राहिल में कुछ अपनापन लग रहा था। वो एकटक उसकी ओर देख रहा था। वो भी उसके आंसू पोंछते हुए अजीब तरह से उसे घूर रही थी, मानो कोशिश कर रही हो पहचानने की, मगर सब व्यर्थ। जाने क्या सोच, वो फिर रोटी का टुकड़ा उठाने के लिए उठी तो राहिल ने उसकी कलाई पकड़ इतना कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? उसने खड़े होकर मुस्कुराकर हाँ के इशारे में सिर हिला दिया और टुकुर टुकुर राहिल को देखने लगी, रोटी की आस में। जैसे ही राहिल ने उसे खाने के लिए पूछा, वो आस भरी नजरों से उसे देखने लगी। अपनी रंग बिरंगी धागे वाली टूटी चप्पलों को एक दूसरे पर रगड़ती। राहिल का दिल दर्द से भर उठा। उसे मालूम हो गया था कि वो किस तरह सुगंधा को अपने साथ ले जा सकता है। गनीमत ये थी, ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी थी। राहिल ने दोबारा वही सवाल पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें खाना खाना है? वो पगली सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, मगर तुम्हें उसके लिए मेरे साथ चलना होगा। चलोगी मेरे साथ? थोड़ी देर वो कुछ सोचती रही, फिर राहिल का हाथ थामा और उसे खींचकर सामने वाली गली में ले गई। सामने एक ढाबा था, उसमें खाना बन रहा था। वो खाना देख अपने सूखे होठों पर जीभ फिराने लगी और इशारे से राहिल को बताया कि मुझे यहाँ खाना खाना है। राहिल उसकी नादानी पर मुस्कुरा दिया और कहा, नहीं, यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता। अच्छा खाना खाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बोलो चलोगी? जाने कितने आंसू वो इस वक्त खुद में छुपाया बैठा था। जाने कितनी देर उन्हें रोक पाता। आखिरी दम तक उन्हें अंदर रोकने की जद्दोजहद उसमें जारी थी। एक जंग लड़ रहा था इस वक्त अपने अश्कों से, अपने जज्बातों से। पहले तो ये सुन वो रुआंसी हो गई, फिर साथ चलने का इशारा कर दिया। इस बार राहिल ने उसका गंदा हाथ थामा और उस ओर चल दिया जहां उसकी खूबसूरत कार खड़ी थी। गलियों में दोनों तरफ चल रहे लोग उसे हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे, पागल हो गया है ये, जो इस पगली का हाथ पकड़कर साथ ले जा रहा है। हमें क्या, कल देखना खुद ही इसे कहीं छोड़ जाएगा, बेवकूफ़ कहीं का। पास में गुजरने वाली लड़कियां ईर्ष्या से जल भुन रही थीं। इतना खूबसूरत नौजवान हमें छोड़कर, छी, इस बदबूदार गंदी सी लड़की का हाथ पकड़कर चल रहा है। लोगों की परवाह ना करते हुए वो सुगंधा का हाथ पकड़े लगातार चल रहा था। तभी सुगंधा की 2 रंगी चप्पल टूट गईं। उसने उन्हें उठाया और अपने सीने से लगाए राहिल के साथ एक अनजान सफर पर चल दी। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा खोला और सुगंधा को अंदर बिठा सीट बेल्ट कस दी। जब वो सीट बेल्ट कस रहा था तब महसूस हुआ उसके शरीर से कितनी दुर्गंध आ रही थी। थोड़ी ही देर में राहिल ने गाड़ी फर्राटे से सड़क पर भगा दी। सुगंधा हैरानी से गाड़ी देख रही थी, उसका हर एक हिस्सा छू रही थी और खुशी में तालियां पीट रही थी। राहिल के मन में एक सवाल उमड़ रहा था, वो इसे घर तो ले जा रहा है, मगर अम्मी को क्या जवाब देगा? कैसे समझाएगा उन्हें? कैसे मनाएगा? जो होगा देखा जाएगा। इसे मैं फिर से भटकने के लिए आवारा गलियों में तो छोड़ नहीं सकता। इन्हीं विचारों में खोया हुआ घर पहुंच गया। गेट खुला हुआ था।
उसने गाड़ी अंदर पार्क कर दी और उतर गया। गाड़ी के अंदर से सुगंधा उस छोटे से खूबसूरत घर को दांत निकाल निकाल कर निहार रही थी। राहेल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसकी कलाई थामी और घर के जानिब बढ़ लिया। सुगंधा चारों तरफ नजरें घुमा रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। राहेल ने दरवाजे पर खड़े हो घंटी बजा दी। कोई 30 सेकंड बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नज़र राहेल और उस पागल पर पड़ी, थोड़ी देर के लिए तो वो परेशान हो गई। जैसे ही होश संभाला, जोर से चिल्लाई, बड़ी बी, जल्दी आइए, देखिए तो राही बाबा किसे उठा लाए हैं, जल्दी करिए। उसकी चीख पुकार सुनकर एक उम्रदराज महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी और वो कोई और नहीं, राहेल की अम्मी जान समीना बेगम थी। रज्जो काहे हंगामा मचा रखा है, क्या कोई भूत भूत देख लिया? बड़ी भी कुछ ऐसा ही समझो, भूतनी ही देख ली मैंने, रज्जो ने सिर झुकाकर जवाब दिया। जैसे ही समीना बेगम ने सुगंधा को देखा, एक बारगी मुंह वापस घुमा लिया, चेहरे पर गुस्सा लिए वो पलटी। राहेल, ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये और तू इसे यहाँ क्यों लाया है? अम्मी मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, जहाँ से इसे लाया है वहीं छोड़ कर आ, इसे देख तबीयत खराब हो रही है। सुगंधा अजीब सा चेहरा बनाकर बातें समझने की कोशिश कर रही थी। ठीक है अम्मी, मैं इसे जहाँ से लाया हूँ वहीं छोड़ आऊँगा, मगर पहले मेरी बात तो सुनो। बोल, क्या बोलना चाहता है? समीना बेगम ने राहेल को घूरते हुए कहा। मैं नरगिस को तभी मिलूंगा जब तुम इसे घर में आने दोगी, वरना मैं नहीं मिलूंगा कभी भी। समीना बेगम, खामोश। अम्मी, तुम्हें मैं सब कुछ सिलसिलेवार बताऊंगा, मगर पहले इसकी हालत तो ठीक करने दो मुझे, बहुत भूखी है ये। जाने क्या हुआ कि समीना बेगम का दिल पसीज गया। वो बोली, क्या तू इसे जानता है राही? हाँ अम्मी, जानता हूँ। रज्जो, इसे जाकर नहला दे और आज के दिन अपने कपड़े पहनाओ, मुझे इसे देखकर चिढ़ मच रही है। समीना बेगम ने कहा। जी। जैसे ही रज्जो ने उसे पकड़ना चाहा, वो राहेल से चिपक गई। सुनो, तुम्हें खाना चाहिए ना, तो जाओ पहले नहा लो, अच्छी बनो, गंदे हाथों से खाना नहीं खाते, और अपनी बेशकीमती चप्पल नीचे फेंक दो, मैं नई ला दूंगा, राहेल ने उसे समझाते हुए कहा। उसने राहेल की बातों को सुन सिर तो ऐसे हिलाया जैसे सब समझ गई हो। खाने के लालच में वो चुपचाप रज्जो के साथ चली गई। राहेल भी अपने कमरे में गया और जाते ही बाथरूम में घुस गया। राहेल के आने तक समीना बेगम ने खाना लगा दिया था। जैसे ही राहेल आया, उसने समीना बेगम को पकड़ सोफे पर बिठाया और बोला, अम्मी, ये सुगंधा है, मैं इसे जानता हूँ, आज चौराहे पर इस हालत में मिली है। मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो क्या करता, इंसानियत के नाते ही सही। अम्मी, बात समझने की कोशिश करो। वो तो ठीक है राही, मगर नरगिस। अम्मी, मैं नरगिस से मिल तो रहा हूँ ना, उसे बताना और समझाना मेरा काम। आप खामखा परेशान ना हो, मुझे मालूम है इसे ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। अम्मी, आप समझो ना, अभी दोनों की बातचीत खत्म नहीं हुई थी कि रज्जो सुगंधा को लेकर आ गई। अब उसे पहचानना आसान था। वही मासूम सी लड़की, बड़ी बड़ी कत्थई आंखों वाली, सांवला रंग, तीखे नक्श, बेशक उतनी खूबसूरत नहीं, पर ऐसी कि नज़र ठहर जाए तो ना हटे। रज्जो के सलवार सूट में अच्छी फब रही थी, बस थोड़ी मुरझा सी गई थी। अपने कपड़ों को देख ताली पीटती और घूम जाती। खुदा कसम राही बाबा, इसे नहलाना मतलब मैंने एक जंग जीत ली। रज्जो ने अपनी आप बीती यूँ सुनाई। जैसे ही सुगंधा ने खाना देखा, उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और खाने लगी। अब की समीना बेगम की आंखें भर आईं। वो उठी, उसे पकड़ा, माथा चूमा और कुर्सी पर बैठाकर कहा, यहाँ बैठ बच्चे और आराम से पेट भर खाना खा। उन्होंने उसे खाना परोस दिया। वो खुशी से खाना खाने लगी। उसे खाना खाते देख राहेल के दबे हुए आंसू निकल पड़े। वो मुंह घुमाकर रो दिया। समीना बेगम ने उसे गले लगाकर पूछा, अब क्या हुआ राही? अब तो सब ठीक है, मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। जब तक ये ठीक नहीं होती और अपनों से नहीं मिलती, यहीं रहेगी, फिर क्यों रो रहा है? राहेल ने सिसकते हुए, अम्मी, ये ना वहाँ लोगों ने गलियों में कुत्तों के लिए रोटी के टुकड़े डाले थे, उन्हें खा रही थी, कहते हुए वो बेजार होकर रो पड़ा। समीना बेगम ने उसे बामुश्किल चुप कराया और रज्जो से कहा, राहेल को खाना परोस रज्जो। खाना खाते हुए उसकी नजरें बरबस सुगंधा पर टिक जाती। वो रोटियां पलट पलट कर उंगलियों को सब्जियों
और दाल में डुबो डुबो कर चाट रही थी, जैसे जन्मों की प्यासी को आज अमृत नसीब हुआ हो। खाना खाने के बाद वो जैसे ही अपने हाथों को अपने कपड़ों से पोंछने को हुई, राहिल ने उसे टोका। सुगंधा नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। सुगंधा ये नाम सुनते ही वो जहाँ खड़ी थी वहीं थम गई। राहिल को कुछ इस तरह देखने लगी जैसे पूछ रही हो, सुगंधा? कौन सुगंधा? राहिल ने मुस्कुराकर कहा, सुगंधा यानी तुम। तुम्हारा ही नाम है सुगंधा। जब भी कोई सुगंधा पुकारे तो समझ जाना तुम्हें बुला रहा है। वो पागल जैसे सब समझ गई हो और टुक टुक कर हाँ में गर्दन हिला दी। शायद उसका भी कुछ नाम था, ये जान खुशी दिखाना चाहती हो। दोबारा झूठे हाथ अपने कपड़ों से पोंछने को हुई कि राहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सुगंधा, कपड़ों से गंदे हाथ नहीं पोंछते, चलो मेरे साथ। वह उसे अपने साथ वॉश बेसिन के पास ले गया और उसे अच्छे से हाथ धोना सिखाया। समीना बेगम और रज्जो ये सब देख रही थीं। समीना बेगम को अपनी परवरिश पर नाज हो रहा था और सुगंधा की ऐसी हालत पर दुख। हाथ धोने के बाद सुगंधा दरवाजे की तरफ मुड़ी, अपनी टूटी हुई रंग बिरंगी चप्पल उठाई और उन्हें सीने से लगाया और चल दी, शायद उन्हीं आवारा गलियों में। जैसे ही उसने देहरी के बाहर कदम रखा, राहिल ने पुकारा, सुगंधा रुको। रज्जो और समीना बेगम भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। अब उस पगली को मालूम हो चुका था कि सुगंधा उसी का नाम है। वो इसे सुनते ही वहीं ठिठक गई। राहिल उसके पास आया, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, उन गलियों में तो बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, आज से ही तुम्हारा घर है। राहिल ने उसकी रंग बिरंगी चप्पल उसके हाथ से लेते हुए कहा। उसने बिना किसी रोक टोक चप्पल राहिल को पकड़ा दी और अपनी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों से राहिल को देखने लगी, जैसे सवाल कर रही हो, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से तो कहना। तुम कहीं नहीं जा रही, अब से तुम यहीं रहोगी हम सबके साथ। राहिल ने सवाल का जवाब कुछ इस तरह दिया, तुम्हें रंग बिरंगी चप्पलें बहुत पसंद है ना, तो कल मैं तुम्हारे लिए 2 नए जोड़े ले आऊँगा। उसकी आंखें डबडबा गईं। समंदर उमड़ रहा था आंखों से और खुशी जाहिर कर रही थी, नाच कर। समझ नहीं पा रही थी हंसे या रोए। वैसे भी एक पागल के लिए हर जज्बात शायद एक से होते होंगे। समीना बेगम बाहर आईं और सुगंधा को अपने साथ अंदर ले गईं। वो अंदर रज्जो के साथ टीवी देखने में मसरूफ हो गई। जब कुछ अच्छा लगता तो स्क्रीन को चूम कर आ जाती। राहिल के मन की उथल पुथल शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहन की शाखें एक जगह आकर झुकना बंद कर देती। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो मासूम सी सुगंधा इस पगली में बदल गई? क्या हालात रहे होंगे जो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, वो भी इस कदर कि अपनी ही कदर करना भूल गई। समीना बेगम राहिल के कंधे झकझोर कर, इतना मत सोच रही, खुदा पर भरोसा रख, वो अपने बंदों पर रहम करता है, उन्हें घर का रास्ता दिखाता जरूर है। शायद इसके घर का रास्ता तुझ तक होकर जाता हो। तुझे मालिक ने एक जरिया बनाया है, इसकी खुशियों को वापस लौटाने का। फिक्र ना कर, उसने चाहा तो सब अच्छा होगा। आमीन। राहिल के मुंह से बस यही शब्द निकले। वो सुगंधा को हंसते मुस्कुराते देखकर बहुत खुश हो रहा था। दिल को एक सुकून नसीब हो रहा था। रात का समय तकरीबन 10 बजे। राहिल अपने स्टडी में बैठा सुगंधा के बारे में सोच रहा था। पहला काम तो डॉक्टर को बुलाना है, दूसरा अतीत में झांकना होगा, सब कड़ियों को सिलसिलेवार जोड़ना होगा। अब इन्हीं ख्यालों में गुम था। रज्जो के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये लड़की भी ना। वो बाहर की ओर भागा। समीना बेगम भी जीने से उतरकर आ चुकी थी। क्या बात है रज्जो, क्यों शोर मचा रखा है? साहिल ने खैरियत पूछी। राही बाबा, आपकी वो आफत नहीं मिल रही। रज्जो ने बड़ी बेचारगी से कहा। कौन सी आफत की बात कर रही हो रज्जो? राही ने सवाल दागा। वो पागल, आपने कहा था अपने साथ सुला, मैं उसे सुलाकर किचन में पानी लेने के आई, वो तो कमरे से भाग गई। क्या कहा? इस बार समीना बेगम चिल्लाई। कहाँ गई वो बच्ची? राही जल्दी से मुख्य दरवाजा देख, उसे खोलकर बाहर तो नहीं गई। राहिल दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। दिल बुलेट ट्रेन की तरह सरपट भाग रहा था। कहीं मैंने उसे एक बार फिर से तो नहीं खो दिया, या खुदा रहम कर मुझ पर अब तो। इसी सोच में दरवाजे पर नजर गई। वो अंदर से बंद था। धड़कनें कुछ हद तक संभली, मतलब वो अंदर ही है। वापस आया और सब मिलकर घर में उसे खोजने लगे। पलंग, सोफा, रसोई घर सब देख लिया। उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई? आखिर कहाँ छुपी बैठी है? 1 मिनट, एक जगह तो रह गई।
सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के नीचे मैंने उसकी जान से प्यारी चप्पलें रखी थीं। राहिल मुस्कुराया। जब उसने सीढ़ियों के नीचे देखा तो सुगंधा जी अपनी चप्पलों को सीने से लगाए चुपचाप कोने में बैठी थी। सुगंधा, अभी बाहर निकलो, कहा ना मैंने, बाहर निकलो, चप्पल वहीं रखो, कोई इन्हें नहीं फेंकेगा, आओ बाहर, राही ने बड़े प्यार से कहा। उसने चप्पल कोने में रखी और सरकते हुए बाहर आ गई। राहिल ने उसका हाथ थाम उसे खड़ा किया और लगभग डांटते हुए कहा, ऐसा कोई करता है क्या? देखो सब डर गए थे, चलो जाओ रज्जो के साथ सोने। उसने नामे गर्दन हिला दिया और राहिल के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। राहिल आस भरी निगाहों से समीना बेगम को देखने लगा। समीना बेगम साहिल के पास आईं और कहा, इसे अपने साथ ले जा, अम्मी हूँ तेरी, भरोसा करती हूँ तुझ पर और इस वक्त इसे तेरी ज़रूरत है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने राहिल के माथे को प्यार से चूम लिया। शुक्रिया अम्मी, मुझे समझने के लिए। सब लोग सोने चले गए। सुगंधा राहिल के साथ हो ली। वो उसके कमरे में पहुंची। राहिल ने उसे बिस्तर पर लेटा कंबल उड़ाते हुए कहा, डरना मत और भागना तो बिल्कुल नहीं, मैं यहीं हूँ, सोफे पर सो रहा हूँ। उसने अपने लिए अलमारी से कंबल निकाला और सोफे पर लेट गया। नींद अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद देखा तो सुगंधा बिल्कुल पोटली बनी हुई कंबल को बोरी की तरह ओढ़कर मासूम बच्चों की तरह सो रही थी। थोड़ी देर तक वो मध्यम रोशनी में उसके मुरझा चुके सांवले चेहरे को निहारता रहा और फिर आंखें बंद करके सोच में डूब गया। आज इसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा है। शायद मुद्दतों के बाद इतनी बेफिक्री और हिफाजत से सो रही है। ऊपर वाले ने औरत को नायाब बनाया है, एक बहते हुए दरिया की तरह, वक्त के साथ बहती रहती निरंतर और मोड़ आने पर मुड़ जाती है। समंदर तक पहुँचते पहुँचते न जाने कितने उतार चढ़ाव देखती है, क्या क्या सहती है। जब समंदर में मिलती है तो उस खारे समंदर को कुछ हद तक मीठा करने की कोशिश करती है। इन्हीं सोचों में पड़ा था कि नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सड़क को तूफानी गति से चीरती हुई एक काले रंग की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक वो गाड़ी किनारे जाकर खड़ी हो गई। समय यही सुबह के 9 बज रहे होंगे। एक बला की खूबसूरत लड़की ने शीशा नीचे किया और बड़बड़ाई, कहीं ये गर्मी मुझे भस्म ही ना कर दे। यूँ लग रहा है मैं राख के ढेर में तब्दील हो जाऊंगी। दुनिया खराब हो रही है शायद। इतना कह वो गाड़ी से नीचे उतर ही थी कि गस खाकर गिर पड़ी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मोहतरमा बेहोशी के आलम में दूसरी दुनिया की सैर पर निकल पड़ी। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर आराम फरमा रही थी। आंखें खोलते ही बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बोली, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँची, मुझे यहाँ कौन लाया। नर्स आंखें तरेर कर, मैडम नौटंकी बंद कीजिए, आप हॉस्पिटल में हैं और शुक्र मनाइए डॉक्टर जुनैद का, जो यहीं से आ रहे थे, वो आपको यहाँ ले आए, वरना पड़ी रहती सड़क किनारे। वो चुप हो गई। तभी नर्स ने कहा, अब आप जा सकती हैं। जैसे ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी वो चिल्लाई, अम्मी मैं लेट हो गई, गाड़ी का भी पता करना है, कहाँ खड़ी है वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वह हड़बड़ाकर उठी और बाहर की तरफ भाग गई। दौड़ तो ऐसे लगा रही थी जैसे मेडल मिलना हो। दौड़ते दौड़ते सोच रही थी, डॉक्टर जुनैद का शुक्रिया अदा नहीं किया, अभी रहने देती हूँ, फिर कभी सही। धड़ाम से किसी से टकराई, जमीन को चूम लिया और संभलते हुए खड़ी हुई और बिना देखे सामने वाले पर चिल्लाई, आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता, सामने से कोई आ रहा है। टकराने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर जुनैदी थे। लड़की को देखा, फिर चौंकते हुए बोले, मोहतरमा आपको कहीं चोट तो नहीं आई। अब उसने सामने खड़े शख्स को गौर से देखा। गोरा चिट्ठा इंसान, देखने में अच्छा भला, आंखों पर चढ़ा चश्मा शख्सियत में इजाफा कर रहा था। एक नज़र उस पर डालने के बाद बोली, जनाब हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो भले चंगे हैं, मगर ये फर्श टूट जाता तो भरपाई तो हमें करनी पड़ती ना। जुनैद खुल के हंस पाता उससे पहले ही वो वहाँ से भागकर चली गई। जुनैद को हंसी छूट गई। तभी उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कितनी देर में आ रहा है तू? बस यार निकल ही रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा।
बताऊंगा। राहिल के घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो रज्जो ने जुनैद को सामने देखते ही नाराजगी वाले लहजे में बोल उठी, हम आपसे खपा हैं जूनी भाई, इतने दिनों बाद आए। अरे मेरी छोटी बहन गुस्सा ना कर, जाकर मेरी अदरक वाली चाय लेकर आ। और हाँ, राही कहाँ है? जुनैद ने रज्जो के सर पर चपत लगाते हुए कहा। राही बाबा अपने कमरे में है, उस पगली के साथ अभी कुछ ऊटपटांग हरकत कर रही थी, चोट लगा ली। कर रहे हैं अब मरहम पट्टी, और बड़ी भी कुछ खास बना रही हैं। कोई आ रहा है आज। जुनैद पहले समीना बेगम से जाकर मिला, फिर राहिल के कमरे की जानिब बढ़ गया। कदम बढ़ाते ही रुक गए। क्या देखता है, एक सांवली सी मासूम सी दिखने वाली लड़की आंखें बंद किए बैठी थी और राहिल हाथ पर दवा लगा रहा था। ये मोटे मोटे आंसू आंखों से टपका रही है और राहिल प्यार से जख्म पर फूंक मार रहा है। जुनैद के दिल से राहिल के लिए दुआ निकली, अल्लाह ये बंदा नेक काम कर रहा है, इस पर रहमत करना। दरवाजे पर दस्तक दी। राहिल ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। आइए डॉक्टर जुनैद, 11 बजने को आए, बड़ी जल्दी तशरीफ लाए हैं आप। सुगंधा सामने एक अनजान शख्स को देखकर घबरा गई और राहिल की कमीज को कसकर पकड़ लिया। राहिल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे सांत्वना दे रहा हो। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसकी हिरनी की जैसी बड़ी बड़ी कत्थई आंखें डर से और बड़ी हो गई थीं। जुनैद अली, पेशे से एक मनोचिकित्सक, राहिल के जिगर का टुकड़ा। राहिल ने उसे सुगंधा के बारे में सब बता दिया था। उसका यहाँ आने का मकसद सुगंधा का इलाज करना और ये पता लगाना था कि इसकी हालत किस हद तक सुधर सकती है। जुनैद राहिल के गले लगा और इतना कहा, अल्लाह तुझे तेरी नेक नियति की नियायत जरूर बख्शेगा। सुगंधा डरो मत, ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हें ठीक करने आया है। मगर सुगंधा का डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जुनैद ने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली और सुगंधा की ओर बढ़ा दी। उसने झपट कर वो टॉफी छीन ली और खुशी में तालियां पीटने लगी। जुनैद ये देखकर रुआं सा हो गया कि 26 वर्षीय लड़की की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ चुकी है। वो सुगंधा का चेकअप भी करता रहा और राहिल को देर से आने के कारण भी बताता रहा कि किस तरह एक चांद के टुकड़े को बेहोशी की हालत में सड़क से उठाकर हॉस्पिटल ले गया। राहिल उसकी साफगोई पर बेहद खुश था। बातें करते करते उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब सुगंधा राही के कंधे पर सिर रखकर सो गई है, तो कितने प्रतिशत तक उम्मीद है इसके ठीक होने की। राहिल ने सुगंधा का सिर तकिए पर टिकाते हुए कहा, देख यार, अभी तो कुछ कह नहीं सकता, कुछ टेस्ट करने होंगे, फिर दवाइयाँ शुरू होंगी, तब पता चल जाएगा। जुनैद ने लंबी आह भरते हुए कहा, वैसे तू इसे कब से और कैसे जानता है? तू सब्र तो रख, बताऊंगा तुझे। राहिल ने जवाब दिया। आज आंटी इतनी तैयारियां किसके लिए कर रही हैं? कोई रिश्तेदार आने वाले हैं? जुनैद ने पूछा। राहिल जवाब देता उससे पहले रज्जू चाय लेकर आ गई और बोल पड़ी, राही बाबा से मिलने कोई खास आ रही है आज। ओहो, अब समझा, मामला दिल का लग रहा है। जुनैद ने राहिल को छेड़ते हुए कहा। उन्होंने चाय खत्म ही करी थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। रज्जू किचन में समीना बेगम के साथ थी। वो वहीं से चिल्लाई, राही बाबा, हम थोड़े मसरूफ हैं, आप ही दरवाजा खोलिए जाकर। राहिल उठता तो कैसे, उसका हाथ सुगंधा पकड़े बैठी थी और वो नींद में थी। राहिल ने जुनैद को इशारा किया कि देख मेरी हालत, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, तो तू ही दरवाजा खोल। जुनैद इशारा समझते ही दरवाजे की तरफ बढ़ लिया। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े शख्स की नजरें उससे टकराईं। दोनों के मुंह से शब्द निकले, तुम और आप। जैसे ही जुनैद ने दरवाजा खोला, सामने खड़ी लड़की को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर दोनों के मुंह से इकट्ठे शब्द निकले, तुम और आप। तुम यहाँ कैसे? जुनैद ने सवाल दागा। वो खूबसूरत लड़की हिचकिचाकर, जी मैं नरगिस अली माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप। उसके अल्फाज अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि जुनैद बीच में टपक पड़ा, रहने दीजिए, माफ़ी की जरूरत नहीं है, वो तो आप गलती से टकरा गई थीं। ये लड़की नरगिस कोई और नहीं, वही मोहतरमा थी जो जुनैद को सड़क के किनारे बेहोश मिली थी और वो उसे हॉस्पिटल ले गया था। नरगिस अभी जुनैद की असलियत से वाकिफ नहीं थी। वो बोली, हमें मालूम नहीं था कि आप ही वो इंसान हैं जिनसे हमें मिलने जाना था। मुझसे क्यों? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा, जरा साफ साफ बताएंगी आप?
और हमें तो किसी ने नहीं बताया कि एक खूबसूरत लड़की हमसे मिलने आ रही है। जुनैद ने अपने चश्मे को नाक पर ठीक टिकाते हुए कहा। राहिल कुरैशी, मेरी बात सुनिए आप। अभी नरगिस इतना ही कह पाई थी कि समीना बेगम बाहर आ गई। नरगिस को देख चेहरे पर रौनक आ गई मेरी बच्ची, बहुत लेट हो गई, कहाँ रह गई थी? जी आंटी, वो बात यूँ है कि मुझे ये गस खाकर कहीं गिर गई थी, फिर हॉस्पिटल पहुंचाई गई, फिर इन्हें होश आया और ये यहाँ तशरीफ लाई। जुनैद ने हंसते हुए कहा। नरगिस थोड़ी हैरानी से, आपको कैसे पता? यही सवाल समीना बेगम ने दोहराया। जूनी, तुझे कैसे पता ये? जूनी तो मतलब ये राहिल नहीं है? मैं भी खामा इसे राहिल समझ बैठी। आंटी, ये राहिल नहीं है तो फिर? बच्चे, ये राहिल का दोस्त है, डॉक्टर जुनैद। ओह, नरगिस को जब पता चला ये राहिल का दोस्त डॉक्टर जुनैद है, वो शर्मिंदा हो गई। तो यही है वो डॉक्टर साहब जो हमें हॉस्पिटल ले गए थे, तभी ये सब जानते हैं। और मैंने इन्हें क्या क्या सुना दिया था। नरगिस नीची नज़रों से, माफ़ कीजिए डॉक्टर जुनैद, हम अपने बर्ताव के लिए बेहद शर्मिंदा हैं। हमें इल्म ना था कि वो खामोश हो गई। होता रहता है नरगिस जी, आप परेशान ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। हमें मालूम पड़ा था कि कोई डॉक्टर जुनैद हमें यहाँ लाए हैं, वो आप ही थे। नरगिस ने बात छेड़ी। अरे, क्या तुम दोनों दरवाजे पर ही लगे रहोगे? चलो आओ अंदर, तुम दोनों बैठो, मैं राही को बुलाकर लाती हूँ। समीना बेगम राहिल के कमरे की तरफ रुख कर दी। राहिल के कमरे में राहिल का हाथ सुगंधा ने अभी भी थाम रखा था। वो गहरी नींद में थी और राही उसके चेहरे में कहीं गुम था। क्या ये वही लड़की है जो कम बोलती थी, सबके सामने आने से घबराती थी? क्या ये वही है जिसकी जुबान तो मेरे सामने निकलती थी मगर आंखें सब बोल जाती थीं? क्यों, क्या हुआ इसके साथ ऐसा? क्या क्या सहा होगा इसने? ये इतनी मासूम थी कि राहिल की आंखों से आंसू बह चले। समीना बेगम उसके कंधे पर हाथ रखकर, बेटा मत सोच इतना, क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है खुद को? सब अल्लाह के सुपुर्द कर, वो अच्छा ही करेगा। तू अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर। बाहर नरगिस आई है, मिल ले उस बच्ची से, उसे देखेगा, बातें करेगा तो मना नहीं कर पाएगा। राहिल ने आंसू पोंछे, धीरे से अपना हाथ सुगंधा के हाथों से छुड़ाया। जैसे ही उठने लगा वो कसमसाई। राहिल घबरा उठा। उसकी नजरें सुगंधा की पलकों पर जा टिकीं, जो कुछ हलचल कर रही थीं। कितनी घनी और लंबी पलकें थीं। बेशक सुगंधा बाकी लड़कियों की तरह गोरी और बेपनाह खूबसूरत नहीं थी, मगर उसकी आंखें, उसका सांवला रंग और उसकी सादगी उसे लाखों की भीड़ में अलग ही पहचान देती थी। पलकें स्थिर हो गई थीं, मतलब वो फिर नींद की आगोश में थी। सदियों से इस नींद की तलाश थी उसे। वो धीरे से वहाँ से हटा ताकि वो पगली जाग ना जाए और फिर से कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। राहिल अपना हुलिया दुरुस्त करने बाथरूम की ओर बढ़ लिया। कमरा उसी का तो था, सुगंधा तो शायद वहाँ अपनी खुशबू बिखेरने आई थी बस। राहिल के जाते ही समीना बेगम ने चादर सुगंधा को उड़ा दी थी और उसकी बलाएं लेकर खुदा से अपील करी, या खुदा, इस मासूम बच्ची को जल्द ठीक कर और इसके वालिदैन से मिला दे। बाहर जुनैद और नरगिस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो किसी बात पर हंस रहे थे। रज्जू चाय ले आई थी। नरगिस को देखते ही खुद को रोक नहीं पाई। माशा अल्लाह, कितनी खूबसूरत हो आप, छूने भर से मैली हो जाओगी। राही बाबा की तो किस्मत जाग गई। अब जुनैद को समझ आया कि नरगिस और राहिल के रिश्ते की बात हो रही है, तो यही है वो खास मोहतरमा। बाहर आई, तेरी तो लॉटरी लग गई, दिखने में भला की खूबसूरत और सोच में जाहीन। जुनैद ने दिल में सोचा, नज़र लगाएगी क्या बच्ची को? समीना बेगम ने कहा, ना बड़ी भी, क्यों नज़र लगाऊंगी, अब तो इनकी नज़र लगेगी राही बाबा को। रज्जू ने बेबाकी से कहा। इतना सुनते ही नरगिस के गाल शर्म से लाल हो गए और नजरें झुक गईं। तभी राहिल ने हॉल में कदम रखा। नरगिस एकदम से खड़ी हो गई, राहिल को देखती ही रह गई। कितना दिलकश है ये। लगता है ऊपर वाले ने इसे बनाते हुए सोचा होगा कि चलो इसे धरती पर तहलका मचाने भेज दूं। जैसे ही नरगिस ने राहिल को सलाम कहा, राही की नजरें कुछ देर तक नरगिस पर जम गईं। टॉप स्कर्ट पहने, दूध की तरह गोरी लड़की, बदन खूबसूरती से तरासा हुआ, बड़ी बड़ी आंखें सुरमे से भरी हुई, सुर्ख होंठ, लंबाई तकरीबन 5.5 फीट, एक तरह से कयामती समझिए।
अल्लाह, इतनी खूबसूरत लड़की। कुछ देर तो वो उसकी खूबसूरती में ही उलझ कर रह गया। होश तब आया जब जुनैद ने पुकारा, अगर दीदारे यार खत्म हुआ हो तो नजरे करम इधर भी करें। ये सुन राहिल और नरगिस दोनों शर्मिंदा हो गए। बाकी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। खाना खाते समय नरगिस और राहिल की आपस में काफ़ी बातचीत हुई। राहिल ने मन में सोचा, मानना पड़ेगा अम्मी को, लड़की वाकई में खरा सोना है। अभी खाने का दौर जारी था कि नरगिस की नज़र सामने से आती लड़की पर पड़ी। वो कुछ अजीब तरह से झूलते हुए आ रही थी, एक हाथ से अपना सर खुजा रही थी। उसकी हरकतें देख नरगिस के मुंह से निकला, वो कौन है? सबके चेहरे वो कौन वाली दिशा में मुड़ गए। सुगंधा अपने उलझे बालों के साथ एक उंगली से बालों में खारिज करती, दूसरे हाथ से अपना ढीला ढाला लिबास संभालती दांत दिखाती हुई बाहर चली आ रही थी। राहिल थोड़ा उदास हो गया। वह नहीं चाहता था कि जब तक नरगिस उसके साथ है सुगंधा बाहर आए, मगर सुगंधा तो आ चुकी थी। सब लोग हैरानी से सामने से आते उस हाड़ मांस के कंकाल को देखे जा रहे थे। थी क्या सुगंधा? एक कंकाल ही तो, जिसे सदियों से खाना नसीब ना हुआ हो, बिस्तर नसीब ना हुआ हो, प्यार नसीब ना हुआ। वह धीरे धीरे अपने बालों को अपनी उंगली से सहलाती आगे बढ़ रही थी। तभी राहिल अपनी कुर्सी पर से उठा और सुगंधा, तुम यहाँ? वो अपनी आंखों को बड़ा करके ध्यान से राहिल को देखने लगी। उसे ऐसा करते देख नरगिस अपनी जगह से उठ गई और पूछ लिया, राहिल ये कौन? नरगिस, इसका नाम सुगंधा है। बस इतना जान लो, ये तब तक इस घर में है जब तक ये ठीक नहीं हो जाती और मैं इसे इसके घर सही सलामत नहीं पहुंचा देता। आप कुछ ऐसा वैसा मत समझना। नहीं राहिल, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब वह नहीं था, बस यूं ही पूछ लिया। सुगंधा ने उंगली से खाने की तरफ इशारा किया, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं खाना खा सकती हूँ? समीना बेगम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हें भूख लगी है, खाना खाओगे? छोटे बच्चे की तरह उसने सिर हिलाकर जवाब दे दिया। वो धीरे धीरे सरकती हुई राहिल के पीछे खड़ी हो गई। नरगिस उसे बड़ी हैरानी से देखे जा रही थी। अचानक से राहिल ने अपने साथ वाली कुर्सी खींची और कहा, सुगंधा मेरे पास बैठोगी क्या? सुगंधा ने टुक टुक कर सिर हिला दिया, जैसे कोई छोटा बच्चा उसकी मांग पूरी होने पर खुश होता है। बिल्कुल वैसे वह चुपचाप साथ वाली कुर्सी पर सिर नीचे किए नरगिस को देखती रहती। शायद इसलिए कि नरगिस थी ही इतनी खूबसूरत, कोई देखे तो बस देखता रह जाए। रज्जो ने एक प्लेट खाना सुगंधा की ओर बढ़ा दिया। वह दोनों हाथों से खाना खाने लगी, जिसे देख नरगिस को कुछ बुरा लगा, मगर फिर उसकी हालत देखकर समझ गई। जुनैद कनखियों से नरगिस की सारी हरकतों को गौर से समझने की कोशिश कर रहा था। छोटे बच्चे की तरह सुगंधा ने अपना सारा मुंह गंदा कर दिया था। राहिल उसे देखता रह गया, फिर आवाज लगाई, रज्जो छोटा तौलिया ले आना। जी राही भाईजान, अभी लाई। रज्जो तौलिया लाने भाग गई। रज्जो तौलिया ले आई। राहिल ने उसे थोड़ा गीला कर सुगंधा के हाथ और मुंह साफ किया। वह खुश हो गई। नरगिस का दिल ये सब देखकर राहिल के प्रति इज्जत से भर गया। सोचने लगी, ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। मैं नहीं जानती इन दोनों का क्या रिश्ता है, शायद धीरे धीरे पता चल जाएगा। मगर कितनी नेक पाक शख्सियत के मालिक हैं राहिल। खुदा ने कुछ सोच समझ कर ही इन्हें मेरे लिए चुना है। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो उठा। खाना खत्म करने के बाद सुगंधा अपने नाखून से राहिल की हथेली कुरेद रही थी। कुछ चाहिए तुम्हें? राहिल ने प्यार से पूछा। सुगंधा ने उंगली उठाकर नरगिस की ओर इशारा किया। राहिल समझ ना पाया, मगर नरगिस समझ गई और जुनैद हंस दिया। नरगिस उठकर सुगंधा के पास आई और कहा, तुम मुझे छूना चाहती हो ना? उसने दांत निकाल कर हामी भर दी और अपनी खुरदरी उंगलियों से नरगिस के गालों को छुआ। फिर खुशी से तालियां पीटने लगी। नरगिस ये देखकर सुकून से भर गई। जुनैद सुगंधा की हरकतों पर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि किस तरह किसी की जिंदगी किसी भी पल किसी के ना होने पर किस तरह और कैसे बदल जाती है। यहाँ तक कि राही ने मुझे बताया है, ये लड़की साधारण सी खामोशी सहमी सी रहती थी और आज खुद से ही सहम जाती है। सुगंधा ने दोबारा से राहिल की थाली में कुछ खाना चुपचाप उठाकर खा लिया और जैसे ही अपने गंदे हाथ राहिल से पोंछने को हुई, राहिल ने इशारे से मना किया, यहाँ नहीं, हाथ वहाँ साफ करो। और उसने कुर्सी पर रखे कपड़े से अपने हाथ साफ किए। समीना बेगम अपने बेटे को देख खुश हो रही थी। बड़े ही जतन से उन्होंने राहिल को पाला था। कितना नेक नियत है मेरा बच्चा।
राहिल ने सुगंधा का हाथ थामा और नरगिस और जुनैद को कहा, बस मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप लोग तब तक बैठो। सुगंधा भी ठुमकती हुई राहिल के साथ चल दी। थोड़ी ही देर में राहिल वापस आ गया। जुनैद ने कहा, यार राही, इसे डॉक्टर बासित को दिखाना पड़ेगा एक बार, उनसे मशवरा ले लेते हैं, शायद वह हमें कुछ अच्छी सलाह दे दें। तुमने दुरुस्त फरमाया, मगर यार 2 दिन हो गए, छुट्टी भी खत्म हो गई, मेरा काम पर जाना बहुत ज़रूरी है। मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो जाएगा और मेरी भी नौकरी पर बनाएगी। माना इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, मगर हूँ तो किसी के अधीन ही ना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। राहिल थोड़ा परेशान हो उठा। तभी नरगिस ने राहिल की राह आसान कर दी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं सुगंधा जी को कल अपने साथ डॉक्टर बासित के पास ले जा सकती हूँ? राहिल नरगिस की दरिया दिली पर मुस्कुरा दिया और जुनैद कहीं और ही गुम हो गया। जी शुक्रिया, मगर क्या आप इसे संभाल पाएंगी? ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है, इसे मालूम नहीं चलता कब क्या करना है। मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से खराब है। आप मुझ पर विश्वास करके तो देखिए, मैं इसे संभाल लूँगी। शायद इसी बहाने आपको समझने का अच्छा मौका मिल रहा है और आप भी मुझे अच्छे से परख लेंगे। ये कहते हुए नरगिस थोड़ी शर्मा गई। शोकी हया की चेहरे पर फैल गई, चेहरा गुलाबी हो गया। रज्जो और समीना बेगम कॉफ़ी लेकर आ गईं। राही बेटा, सुगंधा कहाँ है? अम्मी जान उसे नींद के सुपुर्द करके आया हूँ, बस उसी के बाबत बात हो रही है। बेचारी बच्ची, अल्लाह उसको जल्दी सेहत बख्शे और उसके अपनों से मिला दे। आमीन, जुनैद और नरगिस ने इकट्ठे कहा। तो ये तय हो गया कि अगले कल नरगिस जुनैद के साथ सुगंधा को डॉक्टर बासित के पास ले जाएगी। राही ने दोनों को अच्छे से समझा दिया था। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने अपने घर चले गए। राहिल अपने कमरे में सोती हुई सुगंधा को निहारे जा रहा था। कितनी मासूम, कितनी भोली। देखने में नरगिस जितनी खूबसूरत नहीं, मगर एक बला का जादू रखती है अपनी कत्थई आंखों में। साधारण सी सूरत, सांवला सा रंग, जादू भरी कत्थई आंखें। रात को काफी देर तक राहिल सुगंधा को निहारता रहा। कितने साल पीछे अतीत में चला गया। माजी का सोचते सोचते नींद भी आ गई। कोई खबर नहीं। सुबह उठा तो देखा सुगंधा वैसे ही बोरी बनी सोई हुई थी, एक हाथ से तकिए को पकड़कर सुकून की नींद। सुबह के कामों से फारिग होकर राहिल ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गया। अपनी फाइलें इकट्ठी कर रहा था कि तभी पगली भी उठ गई और राहिल के पीछे खड़ी हो गई। राहिल एक बार ही मुड़ा और डर गया। सिर्फ इशारे में पूछा, तुम्हें नींद अच्छे से आई? उसने छोटे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। राहिल उसे बाथरूम तक ले गया और ब्रश उसके हाथ में थमा दिया। जहाँ जहाँ राहिल जाता पीछे पीछे सुगंधा, वो आगे वो पीछे, वो आगे वो पीछे। तकरीबन आधा घंटा यही सिलसिला चलता रहा। फिर उसका हाथ थाम नाश्ते की मेज की जानिब बढ़ गया। नाश्ता करते हुए अम्मी से कहा, अम्मी जान, मैं अब जा रहा हूँ, तो पीछे से इसका ध्यान रखना। जुनैद और नरगिस थोड़ी देर में आते होंगे, वे इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। आपसे गुजारिश है, इसे ध्यान से भेजना। राही कहे, परेशान होते हो? अम्मी हैं हम तुम्हारी, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे और सावधानी पूर्वक इसे जुनैद और नरगिस के हवाले करेंगे। तुम हम पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राहिल सुगंधा की तरफ मुड़ा और कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, चुपचाप से उन दोनों के साथ चली जाना। कोई शरारत नहीं, कोई इधर उधर नहीं, जहाँ वह ले जाएं वहीं जाना और कहीं नहीं। तुम्हें अपना वास्ता दे रहा हूँ, मानोगी मेरी बात? सुगंधा ने नामे गर्दन हिला दी। मतलब वह राहिल को नहीं जाने देना चाहती थी। आंखों में पानी भर आया। राहिल ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे अभी जाना है तो मेरी बात मानो, उनके साथ चले जाना मेरे लिए प्लीज। सुगंधा ने टुक टुक करके गर्दन हिला दी। रज्जो ये देखकर हंस दी। राही भाई जान, ये मुर्गे की तरह गर्दन ही हिलाती रहेगी क्या? बोलेगी कब? तभी समीना बेगम ने उसे टोक दिया, रज्जो थोड़ा तमीज से पेश आओ, तुम्हें पता है ना इसकी हालत कैसी है, तो यूं किसी का मजाक नहीं बनाते। माफी बड़ी भी, आगे से गलती नहीं होगी। रज्जो शर्मिंदा हो गई। खाना खाने के बाद जैसे ही राहिल जाने को हुआ, सुगंधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। टप से एक आंसू राहिल की कलाई पर आ गिरा। वह बेचैन होकर पीछे मुड़ा, उसके आंसू साफ किए और जल्दी से आगे चल दिया। समीना बेगम ने सुगंधा को पकड़ रखा था। राहिल आगे तो चला गया, मगर पीछे कुछ छोड़ गया। दिमाग साथ दिल और एक बेजुबान बुत की तरह आगे बढ़ गया।
पीछे मुड़ने की हिम्मत ना रही। अगर मुड़ता, सुगंधा को देखता और खुद को जाने से रोक लेता। बेचैनी में ही ऑफिस चला गया। घर की बातें घर में छोड़कर काम पर ध्यान दिया। जुनैद को फोन कर दिया कि रास्ते से नरगिस को भी साथ लेता चले। उधर जुनैद नरगिस के घर के आगे हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा था, मगर मोहतरमा निकलती तब ना। अब जुनैद की बेचैनी गुस्से में बदल गई। ये लड़कियां मेकअप का पूरा डिब्बा मुंह पर लगाने पर इतना देर क्यों लगाती हैं? अरे जिससे तुम निकाह करने जा रही हो उसे कोई फर्क नहीं रहता कि तुम सुंदर हो या नहीं। उसे बस सुंदर दिल वाली और सुंदर सोच वाली लड़की चाहिए। हे भगवान, गुस्से में बड़बड़ाता ही जा रहा था। माफ़ी चाहती हूँ डॉक्टर जुनैद। दरअसल बात यह है कि अम्मी जान, उनकी कुछ तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए देर हो गई। नरगिस ने जुनैद की बड़बड़ाहट पर रोक लगा दी। जुनैद को एक झटका सा लगा। आप आ गईं। मुझे लगा आपका आज कहीं कल तो नहीं आएगा। क्या कह रही थी आप? आने में देर क्यों हुई? बस जरा अम्मी जान की तबीयत थोड़ी नासाज है। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, हल्का सा सर दर्द था। अब दवा खाकर आराम कर रही हैं। घर में मेहरू है उनकी देखभाल करने के लिए। आप चलिए, हम शायद लेट हो रहे हैं। इतना कहकर नरगिस जुनैद की बगल वाली सीट में बैठ गई। आपका चश्मा क्या बचपन से लगा है? नरगिस ने पूछा। कहना क्या चाहती हैं आप? चुपचाप राहिल के घर चलिए, मेरे चश्मे पर मत जाइए। जुनैद ने नाराजगी वाले भाव से कहा। लगता है आप कल वाले बाकिये पर नाराज हैं। हमें मालूम न था कि आप ही डॉक्टर जुनैद चश्मिश हैं। माफ़ी की उम्मीद कर सकते हैं क्या आपसे? यूं ही चुहलबाजी में वे लोग राहिल के घर पहुंच गए। वहां से उन्होंने सुगंधा को साथ ले लिया, जो इस समय रज्जू के पुराने कपड़े पहने ढीली ढाली गुड़िया सी लग रही थी। बस कमी थी उस सांवले से चेहरे पर नूर की, जो कहीं खो गया था, वापस लाना था। वे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। नरगिस ने सुगंधा का एक हाथ थाम रखा था। वो दूसरे हाथ की उंगलियों को बार बार मुंह में डाल रही थी। जल्द ही वे डॉक्टर बासित के केबिन में पहुंच गए। डॉक्टर बासित ने सुगंधा का चेकअप करने के बाद सुगंधा और नरगिस को बाहर भेज दिया और खुद डॉक्टर जुनैद के साथ सुगंधा के केस के बारे में बात करने लगे। देखो जुनैद, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ठीक भी होगी या नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं। दिमाग के एक हिस्से ने शायद पुरानी यादों को खत्म कर दिया है। कुछ टेस्ट लेने होंगे, तब शायद बीमारी पकड़ में आए। और सबसे जरूरी बात, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद इसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया है लोगों ने। क्या? जुनैद लगभग चीख ही पड़ा। हाथ में पकड़ा स्टेथोस्कोप नीचे गिर गया। ऐसा ना कहें डॉक्टर बासित। काम डाउन डॉक्टर जुनैद, आप तो डॉक्टर हैं, तो इतना भावुक मत होइए। ये हकीकत है और इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम एक हद तक कोशिश कर सकते हैं इनके हालात दुरुस्त करने की। जी, आगे क्या करना है? और मुझे राहिल को भी तो ये बताना है। पता नहीं कैसे बताऊं। जुनैद ने चिंता जाहिर की। अभी वो सुगंधा के केस का डिस्कशन कर ही रहे थे कि एक झटके से केबिन का दरवाजा खुला। नरगिस अपनी हाँफती सांसों को तरतीब में लाकर बोली, बो सुगंधा। अचानक टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट हलक से उतारा। दोबारा बोली, सुगंधा नहीं मिल रही, जाने कहाँ चली गई। क्या? जुनैद और डॉक्टर बासित खड़े हो गए। मगर कैसे? दोनों एक साथ बोल उठे। मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी, वो मेरे पास ही खड़ी थी। अगले पल वहाँ नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। लोगों से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम। उसने जुनैद का हाथ कस के पकड़ लिया। अब मैं राहिल को क्या कहूँगी? जुनैद इसके हाथ पर हाथ रखते हुए, घबराओ मत, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। तीनों सुगंधा को ढूंढने बाहर चल दिए। आसपास की गलियां छान मारी, सबसे भी पूछ लिया, मगर सुगंधा हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। 2 घंटे बीत चुके थे, सब परेशान। अंत में जुनैद ने फैसला किया कि वो राहिल को फोन करेगा। उसने नरगिस को राहिल के घर जाने के लिए कह दिया और खुद राहिल को फोन लगाने लगा। राहिल काम में मसरूफ, फाइलों में डूबा हुआ था। एक बेचैनी तो थी मन में, मगर जाहिर नहीं हो पा रही थी। क्यों है? इसका सबब क्या है? पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा होगा। सुगंधा कैसी होगी? बेचैनी की हालत से बाहर निकला। फोन की आवाज़ पे जाने कब से बज रहा था। दूसरी ओर जुनैद था। राहिल ने फोन उठा लिया। हाँ जूनी बोल, सब ठीक। बुरा ही बात यह है कि जुनैद की बुलंद आवाज़ लड़खड़ा गई। जूनी बोल, क्या बात है? सुगंधा तो ठीक है ना? आधे घंटे बाद राहिल जुनैद के साथ हॉस्पिटल का हर कोना खंगाल रहा था। चेहरे पर परेशानी के भाव थे, आंखों में बेचैनी। अभी बस अभी बरस पड़ेंगी।
कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर हाथ खाली ही रहे। थक कर कोने में बैठ गया। देख राही, परेशान ना हो, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। देख यार, नरगिस को कुछ मत बोलना, बेचारी की कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी अम्मी की तबीयत पूछ रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया। देख खुद को संभाल, मिल जाएगी वो। राहिल ने चेहरा ऊपर किया। गलती किसी की भी नहीं है, शायद उसी लड़की की है। वो किस्मत ही कुछ ऐसी लिखा कर आई है। जब पहली बार उससे मिला था तब भी उसकी सूनी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की थी। एक दर्द था जो मुझे मिला भी था उसकी आंखों में। राहिल ने एक आह भरी। उधर राहिल के घर पर समीना बेगम नरगिस को संभाल रही थी। देख मेरी बच्ची, तेरी कोई गलती नहीं है, क्यों खुद को दोष दे रही है? अल्लाह मियाँ ने जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। आंटी, राहिल मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? सब कुछ ठीक था, अचानक ये सब। मुझे लगा था मैं राहिल की मदद करती हूँ तो हमें हमारे रिश्ते को समझने में आसानी होगी, मगर इतना बोलते ही नरगिस समीना बेगम के गले लगकर रो पड़ी। खुद को मत कोस, मेरा राही बहुत जहीन है, वो सब समझता है। घबरा मत, अल्लाह पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रज्जू जाकर एक गिलास पानी तो लिया नरगिस को। जी बड़ी भी अभी लाई। जैसे ही जुनैद ने राहिल को फ़ोन पर बताया कि सुगंधा गुम हो गई है, हॉस्पिटल से जाने कहाँ चली गई, राहिल ने ऑफिस से दौड़ लगा दी। कई फाइलें टेबल के नीचे गिर गईं। पानी के गिलास के टुकड़े टुकड़े टूटकर बिखर गए। वो बदहवास सा भागता चला गया। अपने केबिन का दरवाजा खोलते ही अपने पर्सनल सेक्रेटरी डिसूजा से टकरा गया। डिसूजा सर सर करता ही रह गया। बेचारा अंदर का नज़ारा देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। नीचे गिरी फाइल्स को उठाने लगा। आगे तो आपने जानते ही हैं, चल जूनी पास वाली गलियों में देखते हैं, शायद भटकती हुई वहां चली गई हो। राहिल ने अपनी पेशानी पर पसीने की खरी बूंदों को अपने सफ़ेद रूमाल में समेट लिया। सुन राही, तुझे कुछ और भी बताना था, जुनैद ने डरते हुए कहा। अरे यार, अब कौन सा झटका देने वाला है मुझे, बता दे। राहिल ने हवा में एक फीकी मुस्कान फेंकी। तूने पूछा ही नहीं राही कि डॉक्टर वासित ने क्या कहा सुगंधा के बारे में। यार वो मिल जाए बस, फिर पूछता हूँ, नहीं तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है, जुनैद ने थोड़ा जोर देकर कहा। चल चलते चलते बता, अगर सुगंधा नहीं मिलती है तो फिर पुलिस स्टेशन चलेंगे रिपोर्ट लिखवाने गुमशुदगी की। पुलिस स्टेशन तो चलेंगे, मगर तू वहाँ कहेगा क्या? वो तेरी कौन लगती है? क्या क्या समझाता फिरेगा उन्हें? कोई ना, कह दूंगा जुनैद की बहन है, इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ ना तुझसे। राहिल ने उम्मीद भरी नज़रों से जुनैद की ओर देखा। बिल्कुल यार, सुन, डॉक्टर वासित ने बताया है कि वो पूरी तरह नहीं कह सकते कि सुगंधा की मानसिक स्थिति में सुधार हो पाएगा या नहीं। पहले हमें कारण का पता लगाना होगा कि वो ऐसी हुई क्यों। और दूसरी बात, जुनैद रुक गया। तो रुक क्यों गया? और क्या कहा डॉक्टर वासित ने? राहिल ने सांस लेने के इरादे से अपने हाथ घुटनों पर रखते हुए पूछा। पिछले 1 घंटे से इधर उधर की खाक छानते दोनों थक गए थे। पहले तू वादा कर, आपा नहीं खोएगा और इत्मीनान से मेरी बात सुनेगा। और मुझे तुझसे सुगंधा के बारे में बहुत कुछ जानना है, जुनैद ने कहा। बताएगा भी अब, पहेलियां मत बुझा। राहिल ने अगली गली के मोड़ पर मुड़ते हुए पूछा। डॉक्टर वासित ने बताया कि सुगंधा का कई बार रेप भी हुआ है। इसकी मानसिक हालत का फ़ायदा उठाया है लोगों ने। इसे शायद कुछ याद नहीं, पागल सी तो है ये। लड़खड़ाती जुबान से जुनैद ने अपने शब्दों को रोक दिया। राहिल बुत बनकर रह गया। कुछ देर खामोश खड़ा रहने के बाद कहा, मैं ये सब मानकर ही चला था जुनैद, मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई तुम्हारी बात सुनकर। क्या? हाँ, मेरा अंदेशा यही था। बस अब ये चाहता हूँ कि आगे से उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, उसे महफूज रख सकूँ। फुर्सत में तुझे उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बस वो सही सलामत हो और मुझे मिल जाए। राहिल ने बात को जारी रखते हुए कहा। अब वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते थक गए थे। पसीना दरिया की तरह बदन से बह रहा था। गंदी नालियों की सड़न वाली बदबू परेशान किए जा रही थी, वो अलग। तभी राहिल की नज़र गली के कूड़ेदान के पीछे पड़ी। कोई तो था वहाँ, हलचल सी हुई। जूनी उस कूड़ेदान के पीछे कुछ है। आते जाते इक्का दुक्का लोग उन्हें देख रहे थे, मगर किसी को किसी की क्या पड़ी है। कोई पागल होता है तो होता रहे, लोगों को इससे क्या। दोनों भागकर कूड़ेदान के पीछे गए। सुगंधा डरी सहमी वहाँ छुपी बैठी थी, अपना सिर घुटनों में छिपाए। राहिल और जुनैद ने राहत की सांस ली। राहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा, सुगंधा। वो घबराकर छटक कर बैठ गई।
फिर जानी पहचानी आवाज़ सुनकर घुटनों से सिर उठाकर ऊपर देखा तो उफ, ये क्या! कमीज की आस्तीन फटी हुई, होठों के किनारे से खून रिसकर सूख चुका था, बाजू पर खरोच के निशान। इतनी देर से जो दरिया राहेल के सीने में छुपा रखा था आंखों के रास्ते बाहर आ गया। मतलब किसी ने आज फिर उसका। जुनैद की रूह तक कांप गई सुगंधा की हालत देखकर। वो पगली घुटनों में से सिर उठाकर राहेल को देखकर अपने दांत दिखाकर मुस्कुरा दी। राहेल को देखकर भूल गई कि वो यहाँ कैसे पहुंची। राहेल ने उसे उसके कंधे से पकड़कर उठाया और पहली बार कसकर गले लगा लिया। फिर फपक पड़ा, कहाँ चली गई थी तुम? ऐसा कोई करता है क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो रोए जा रहा था। जुनैद भी ये सब देखकर पीछे मुड़कर अपनी गीली आंखों को सुखाने लग गया। जब राहेल के हिसार की गिरफ्त थोड़ी नरम पड़ी तो सुगंधा ने अपनी थोड़ी राहेल के सीने पर टिकाकर उसके चेहरे की तरफ झांका। वो आंसुओं से लबरेज था। उसे देख सुगंधा ने मुस्कुराकर अपने दांत निकाले और अपने गंदे हाथों से राहेल के गाल पर ठहरे आंसू साफ कर दिए। राहेल रोते रोते मुस्कुरा दिया। जुनैद दोनों को इस तरह देख कुछ तो हैरान हुआ, फिर दिल से दुआ निकली, राही तू हमेशा खुश रहे। राहेल ने अपने हाथ से सुगंधा के होठों के पास जमे खून को साफ किया और एक बार फिर उसे गले लगा लिया। राह गुजरते लोग राहेल को पागल करार दे रहे थे। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। सुगंधा, अब घर चलें, हम दोनों बहुत थक गए हैं, भूख भी लगी है। क्यों जुनैद, सही कहा ना मैंने? जुनैद मुस्कुरा दिया। सुगंधा ने टुक टुक कर अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी और तालियां पीटती आगे आगे चल दी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।